हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी तक हमने प्राचीन भारत का इतिहास जहां तक कवर कर लिया था, वो उसके आगे प्रथम चैप्टर में जितना प्राचीन भारत का इतिहास रह गया है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रमुख शब्दावली। प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रमुख शब्दावली। तो आज का पहला टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रमुख शब्दावली। इसको हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली शब्दावली है इतिहासकार। इतिहासकार क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो प्राचीन समय की घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करता है, उसे इतिहासकार कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्राचीन समय की घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करता है, उसे इतिहासकार कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्राचीन समय की घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करता है, उसे इतिहासकार कहते हैं। प्राचीन समय की घटनाओं का जो भी व्यवस्थित अध्ययन करेगा, उसे हम लोग इतिहासकार कहते हैं। उपलब्ध साक्ष्य जैसे पांडुलिपियां, अभिलेख वगैरह जो भी मिलेंगे हमें, उसके आधार पर जो प्राचीन समय की घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करेगा, उसे इतिहासकार कहते हैं। दूसरा है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो प्राचीन समय में मानव ने जो भी चीजें उपयोग की, उनका जो खोजबीन करेगा, उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। तो पुरातत्वविद क्या है? ऐसा व्यक्ति जो प्राचीन समय में मानव द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं जैसे मृदभांड, सिक्के, अभिलेख, आवास स्थल, आदि का व्यक्ति खोजबीन करता है, उसे पुरातत्वविद कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो प्राचीन समय में मानव द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं, प्राचीन समय में मानव ने जो भी वस्तुएं उपयोग की, जैसे मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, सिक्के, अभिलेख, आवास स्थल मतलब जहां मानव रहता था, इनकी जो खोजबीन करता है, उसे पुरातत्वविद कहते हैं। और यही जो खोजबीन होती है, इन्हीं से इतिहासकार प्राचीन समय के इतिहास का निर्माण करते हैं। तो
पुरातत्वविद की खोजबीन इतिहासकार के लिए प्राचीन समय की घटनाओं का क्रमबद्ध उल्लेख के लिए स्रोत का काम करती है। स्रोत का कार्य करती है। तो इस तरह से इतिहासकार क्या है? ऐसा व्यक्ति जो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्राचीन समय की घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करता है, उसे इतिहासकार कहते हैं। पुरातत्वविद क्या है? प्राचीन समय में मानव द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं जैसे मृदभांड, सिक्के, अभिलेख, आवास स्थल आदि की जो खोजबीन करता है, उसे पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद की खोजबीन जो है वो इतिहासकार के लिए प्राचीन समय की घटनाओं का क्रमबद्ध उल्लेख करने के लिए स्रोत का कार्य करती है। तो इस तरह से दो संकल्पनाएं हैं, इतिहास और पुरातत्वविद। तीसरी संकल्पना है जीवाश्म विज्ञानी। पैलिएंटोलॉजिस्ट। जीवाश्म विज्ञानी क्या होता है? जो प्राचीन समय में मानव के जो भी अवशेष होते हैं उनको जीवाश्म कहा जाता है। जो जीवाश्मों का अध्ययन करेगा उसे जीवाश्म विज्ञानी कहेंगे। ऐसा व्यक्ति जो प्राचीन समय के मानव अवशेषों का अध्ययन करता है, उसे जीवाश्म विज्ञानी कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो प्राचीन समय के मानव अवशेषों का अध्ययन करता है, उसे जीवाश्म विज्ञानी कहते हैं। और इस जीवाश्म विज्ञान से मानव तथा पशु अवशेषों की आयु का पता चलता है। इससे इतिहास का काल निर्धारण संभव हो पाता है। इसी कारण जीवाश्म विज्ञान का इतिहास में महत्व है। तो जीवाश्म विज्ञान से क्या होता है? मानव या पशु के जो भी अवशेष प्राप्त होंगे, हड्डियां वगैरह, उनसे उनकी उम्र का पता चलता है। जब उम्र का पता चलेगा तो उससे हमें पता चलेगा कि किस समय का मानव अवशेष है, और जब किस समय का मानव अवशेष है तो हम उसकी आयु निर्धारित कर पाएंगे। अगला है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने की जो विधि है, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियोकार्बन डेटिंग
C14 डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। जो जीवाश्मों की आयु है इसको निर्धारित करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो जीवाश्म विज्ञानी या पैलियोंटोलॉजिस्ट ये क्या होते हैं? ऐसा व्यक्ति जो प्राचीन समय के मानव अवशेषों या पशु अवशेषों, यहाँ पशु अवशेषों भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा व्यक्ति जो प्राचीन समय के मानव अवशेषों या पशु अवशेषों का अध्ययन करता है उसे जीवाश्म विज्ञानी कहेंगे। तो हमको इन अवशेषों से क्या मतलब है? तो जीवाश्म विज्ञान से मानव तथा पशु अवशेषों की आयु का पता चलता है। पता चलता है कि वो किस समय के हैं। इससे इतिहास का काल निर्धारण मतलब टाइम पीरियड संभव हो पाता है। इसीलिए जीवाश्म विज्ञान का इतिहास में महत्व है। और जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए जो विधि उपयोग की जाती है उसका नाम है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि, उसका नाम है C14 डेटिंग। चौथी संकल्पना है मानव विज्ञानी, मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो अब ये है मानव विज्ञानी या एंथ्रोपोलॉजिस्ट। प्राचीन समय से आज तक जो भी संस्कृतियां जिस तरह की थी उनका जो अध्ययन करेगा उसे मानव विज्ञानी कहते हैं। तो प्राचीन समय से आज तक की मानव संस्कृतियों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति मानव विज्ञानी कहलाता है। तो प्राचीन समय से आज तक की जो भी मानव संस्कृतियां हैं उनका जो अध्ययन करेगा उसे मानव विज्ञानी कहा जाएगा। तो इसका महत्व क्या है? आजकल इतिहास में संस्कृतियों का भी अध्ययन किया जाता है, इसलिए मानव विज्ञानी इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। तो मानव विज्ञानी क्या है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ऐसा व्यक्ति जो प्राचीन समय से आज तक की मानव संस्कृतियों का अध्ययन करता है उसे मानव विज्ञानी कहते हैं। तो आजकल इतिहास में संस्कृतियों का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हर जगह इतिहास में संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए मानव विज्ञानी इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसको कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ASI। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI इसे कहा जाता है इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अभी हमने देखा था पुरातत्वविद, जो प्राचीन समय के मानव द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं का जो अध्ययन करेगा उसे कहा जाएगा पुरातत्वविद। और भारत में जो पुरातत्व का कार्य करता है जो संस्था, उसका नाम है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ASI क्या है? या भारत में
पुरातत्व संबंधी खोजबीन करती है, खोजबीन करने वाली संस्था है। तो एएसआई क्या है? ये भारत में पुरातत्व संबंधी खोजबीन करने वाली संस्था है। और एएसआई भारत में राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण भी करती है। तो एएसआई क्या है? भारत में पुरातत्व संबंधी जितनी भी खोजबीन होंगी, मृदभान वगैरह जो भी इमारतें जो भी खोजबीन होंगी वो सब एएसआई के अंडर में किया जाएगा। और दूसरा, एएसआई भारत में राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण भी करती है। जैसे आजकल बहुत सी इमारतें हैं, लाल किला, मंदिर, मस्जिद जो भी है, उनका जो संरक्षण करती है वो भी एएसआई के अधीन ही बहुत सारी इमारतें होती हैं। और एएसआई 1958 के पुरातत्व अधिनियम के अधीन कार्य करती है। अधिनियम के अधीन स्मारकों का संरक्षण करती है, स्मारकों का संरक्षण करती है। हमारे देश में कोई भी संस्था बिना नियम कायदों के, कानून के नहीं चल सकती है। तो एएसआई जो है उसके कार्य करने के लिए 1958 में एक पुरातत्व अधिनियम बनाया गया था। उसी के आधार पर एएसआई इस देश में कार्य करती है। और एएसआई एक और अधिनियम के अनुसार भी कार्य करती है। एएसआई 1972 के बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम के तहत देश की बहुमूल्य कलाकृतियों का भी संरक्षण करती है। कलाकृतियों का भी संरक्षण करती है। तो एएसआई जो है वो 1972 के जो एक बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम के तहत देश में जो भी बहुमूल्य कलाकृतियां हैं उनका भी संरक्षण करती है। और एएसआई का जो मुख्यालय है, एएसआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आजादी के पहले ये देहरादून में था, लेकिन इस समय ये नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। एएसआई कई मंडलों में विभाजित है। लगभग इसके 38 मंडल हैं, कई मंडलों में विभाजित है। एएसआई का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। मतलब एएसआई की शुरुआत जिसने की थी वो व्यक्ति था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये हमारी एएसआई के बारे में कुछ बातें आगे हैं। में पुरातत्व संबंधी खोजबीन करने वाली संस्था है। एएसआई भारत में राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण भी करती है। एएसआई जो है वो 1958 के अधिनियम के तहत कार्य करती है और एक 1972 का अधिनियम भी है, उसके अनुसार भी कार्य करती है। और एएसआई का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। आजादी पहले देहरादून में था, लेकिन वर्तमान में नई दिल्ली में। एएसआई कई मंडलों में विभाजित है और लगभग 38 मंडल है इसकी। आप लोग सोचो, एएसआई का जनक जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अब दूसरी चीज हम पढ़ रहे हैं,
अभी तक पूरी शब्दावली पढ़ लिया। अब प्राचीन भारत में प्रचलित प्रमुख संवत देखते हैं। भारत में प्रचलित प्रमुख संवत, भारत में प्रचलित प्रमुख संवत। संवत मतलब कैलेंडर। तो भारत में कितने तरह के संवत प्रचलित हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला संवत है विक्रम संवत। विक्रम संवत तो ये कि विक्रमादित्य नाम के राजा थे उज्जैन के, उन्होंने इसे शुरू किया था, इसलिए विक्रमादित्य के नाम पे इसे विक्रम संवत कहा जाता है। इसे 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं है, ये उज्जैन के शासक विक्रमादित्य है। इसे 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में शुरू किया। विक्रम संवत को 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में शुरू किया था। तो भारत के जितने भी त्योहार हैं, हिंदू त्योहार, वो सब विक्रम संवत पर ही आधारित होते हैं। तो हिंदू त्योहार विक्रम संवत पर ही आधारित होते हैं। तो हिंदू त्योहार विक्रम संवत पर ही आधारित होते हैं और यह कैलेंडर आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे रहता है। तो विक्रम संवत जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आज के समय पे जो आधुनिक कैलेंडर चलता है, उससे 57 वर्ष आगे रहता है। जैसे मान लीजिए, जैसे इस समय मान लिया हमने 2025 चल रहा है, इस समय 2025 है, तो विक्रम संवत पे क्या होगा? विक्रम संवत पर वर्ष, तो विक्रम संवत पर वर्ष कौन सा होगा? तो इसमें 57 जोड़ देंगे, बस आ जाएगा विक्रम संवत पे वर्ष। दो 2082। तो विक्रम संवत क्योंकि 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और आधुनिक कैलेंडर जो है वो 1 ईस्वी में शुरू हुआ था, तो इसलिए ये 57 वर्ष हमेशा आगे रहेगा। तो विक्रम संवत क्या है? इसे 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में शुरू किया था। और हिंदू त्योहार जितने भी हैं वो विक्रम संवत पर ही आधारित होते हैं और ये कैलेंडर आधुनिक कैलेंडर से 57 वर्ष आगे रहेगा क्योंकि ये 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। दूसरा है शक संवत। शक संवत, इसे कुषाण शासक कनिष्क ने शुरू किया था। जो शक संवत था इसे कुषाण शासक कनिष्क ने शुरू किया था। इसे कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के वर्ष शुरू किया था।
तो शक संवत क्या है? इसे कुषाण शासक जो कनिष्क था उसने 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के वर्ष में शुरू किया था। शक संवत जो है वो भारत का राष्ट्रीय संवत है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है। राष्ट्रीय संवत का ये मतलब है कि भारत सरकार जो भी योजनाएं कुछ भी लागू करेगी उसमें जो तारीख लिखेगी वो एक आधुनिक कैलेंडर का लिखेगी और एक शक संवत की तारीख लिखेगी, दोनों तारीखें लिखेगी। यही राष्ट्रीय संवत का मतलब है। शक संवत को 1958 में भारत का राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया था। 1958 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया था। तो शक संवत को कुषाण शासक कनिष्क ने शुरू किया था 78 ईस्वी में, जब उनका राज्याभिषेक हुआ था। ये भारत का एक राष्ट्रीय संवत है। और राष्ट्रीय संवत मतलब भारत सरकार का जो भी कार्यक्रम होगा वो 2 सन में लिखा जाएगा, एक शक संवत पे, एक आधुनिक कैलेंडर के हिसाब से। शक संवत को 1958 में भारत का राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया। और तीसरा है गुप्त संवत। तो शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ है, तो इसका समय जो होगा वो भी 78 साल आधुनिक कैलेंडर से पीछे रहेगा। जैसे वो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, तो उसमें जो भी तारीख निकाल रहे थे उसमें 57 जोड़ रहे थे, तो इसमें हम लोग जो भी तारीख निकालेंगे उसमें सब में 78 घटा देंगे। अगला है गुप्त संवत। इसे गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त ने 318/19 ईस्वी, इसमें मतभेद है, कोई 318 कहता है, कोई 319 कहता है। 318 या 19 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के वर्ष शुरू किया था। ये गुप्त संवत है, नाम से स्पष्ट है कि गुप्त राजाओं ने इसे शुरू किया होगा। तो इसे गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त। उन्होंने 318-19 ईस्वी में इसे शुरू किया था। और चौथा है वल्लभी संवत। जो गुप्त संवत है उसी का जोड़ीदार वल्लभी संवत है। ये बस स्थानीय नाम है, वो है ही गुप्त संवत ही। ये गुप्त संवत का स्थानीय संवत है, या गुप्त संवत का स्थानीय रूप है। इसे मैत्रक वंश के राजा वल्लभ ने 318-19 ईस्वी में शुरू किया था। तो जो वल्लभी संवत है बिल्कुल गुप्त संवत ही है, वो केवल नाम बदल दिया गया है, बाकी कुछ नहीं। तो ये गुप्त संवत का स्थानीय रूप है। इसे भी 318-19 ईस्वी में शुरू किया गया था, जब गुप्त संवत शुरू किया गया था। और इसे राजा वल्लभ ने शुरू किया था, और इन्हीं के नाम पे इसे वल्लभी संवत कहा जाता है। पांचवा देखते हैं। अब पांचवा है चेदी संवत, या इसी का नाम है हाय संवत, या कलचुरी संवत, या कली संवत। ये सब एक ही के नाम है।
तो ये है चेदी संवत, हाय संवत, कलचुरी संवत या कली संवत। बस इसे राजवंशों के नाम पे अलग अलग क्षेत्र में प्रचलित हुए हैं, वो हैं सब एक ही संवत। तो इसे 248 या 49 ईस्वी में ईश्वर सेन नाम के राजा ने शुरू किया था। बाद में कलचुरियों ने इसे अपना लिया था। तो चेदी संवत या हाय संवत या कलचुरी संवत या कली संवत, ये एक ही नाम है। चेदी राजाओं ने शुरू किया तो चेदी संवत हो गया, हाय राजाओं ने शुरू किया तो हाय संवत, और कलचुरी राजाओं ने शुरू किया था तो कलचुरी संवत या उन्हीं के नाम पे कली संवत कहा जाता है इसे। और इसे 248-49 ईस्वी में एक ईश्वर सेन नाम के राजा थे, उन्होंने शुरू किया था। बाद में इसे कलचुरियों ने अपना लिया। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इसे कलचुरियों ने ही शुरू किया था, ईश्वर सेन ने नहीं शुरू किया था। लेकिन उस विवाद में हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस इतना समझना है कि इसे ईश्वर सेन नाम के राजा ने शुरू किया था, बाद में इसे कलचुरियों ने अपना लिया था। अब अगला है हर्ष संवत। हर्ष नाम से स्पष्ट है हर्ष, इसे हर्षवर्धन नाम के राजा ने शुरू किया था। इसे वर्धन शासक वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के वर्ष में शुरू किया था। राज्याभिषेक के वर्ष में शुरू किया था। हर्ष संवत, इसे वर्धन वंश के एक शासक थे हर्षवर्धन, इन्होंने 606 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के वर्ष में शुरू किया था। अगला है हिजरी संवत। ये इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ संवत है। जब मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए थे तो उसको हिज्र कहा जाता है उस घटना को, और उसके आधार पे जो संवत शुरू हुआ उसे हिजरी संवत कहा जाता है। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए थे। और इस घटना को हिज्र कहा जाता है। और हिज्र से शुरू हुए संवत को हिजरी संवत कहते हैं। तो हिजरी संवत क्या, इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे मोहम्मद साहब, वो 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए थे, क्योंकि जब इन्होंने इस्लाम धर्म शुरू किया था तो इनका मक्का में बहुत विरोध हुआ, तो ये मक्का से भागकर मदीना चले गए। तो जो घटना होती है उस घटना को हिज्र कहा जाता है, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। और मक्का से मदीना जब चले गए तो वो घटना है हिज्र, और हिज्र से जो संवत 622 ईस्वी में शुरू किया गया उसे हिजरी संवत कहा जाता है। इस्लामिक त्योहार, इस्लाम धर्म के त्योहार
इसी संवत पर आधारित होते हैं। इस्लाम धर्म के त्योहार इसी संवत पर आधारित होते हैं। तो हिजरी संवत 622 ईस्वी में शुरू हुआ था जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे, और इस्लाम धर्म के जितने भी त्योहार हैं वो हिजरी संवत पर ही आधारित होते हैं। अगला है दीन ए इलाही संवत। मुगल सम्राट जो अकबर थे, इन्होंने एक धर्म शुरू किया था, दीन ए इलाही। ये सभी धर्मों के सद्भाव का प्रतीक था, और ये इसी से जो संवत शुरू होगा उसे दीन ए इलाही संवत कहा जाएगा। इसे मुगल बादशाह अकबर ने 1582 ईस्वी में शुरू किया था। 1582 ईस्वी में शुरू किया था। तो दीन ए इलाही जो संवत था, इसे मुगल बादशाह अकबर ने 1582 में शुरू किया था। और जो दीन ए इलाही संवत अकबर ने शुरू किया, उसके बाद एक शासक आए शाहजहां। शाहजहां को यह धर्म पसंद नहीं आया और इन्होंने इस संवत के रोकने की कोशिश की। तो शाहजहां ने अपने सिक्कों पर इस संवत के प्रयोग को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। इस संवत को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। और एक शासक आए मुगल बादशाह अकबर, अरे शाहजहां, इन्होंने जो सिक्कों पर था इस संवत के प्रयोग को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था। और औरंगजेब आए, इनको तो कुछ पसंद ही नहीं आता था, और औरंगजेब ने इस संवत के प्रयोग को पूरी तरह से बंद कर दिया। तो जो दीन ए इलाही संवत है, इसे 1582 में मुगल बादशाह अकबर ने शुरू किया था, जब दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। और शाहजहां ने अपने सिक्कों पर इस संवत के प्रयोग को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, और औरंगजेब ने इस संवत के प्रयोग को पूरी तरह से बंद कर दिया था। अब अगला है आधुनिक ग्रिगोरियन कैलेंडर। आधुनिक कैलेंडर इसका सही नाम लिखते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन या जूलियन कैलेंडर। आज के समय में हम जैसे 2025 बोल रहे हैं, 2024 बोल रहे हैं, 1995, 96 जो भी सन बोलते हैं, तो वो जिस कैलेंडर पे आधारित होते हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रिगोरियन या जूलियन कैलेंडर। तो आज के समय का जो आधुनिक कैलेंडर है उसे ग्रिगोरियन या जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है। यह कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से शुरू होता है। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से शुरू होता है। मान लीजिए यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ, इसको मान लिया गया 0। तो ईसा मसीह का जन्म जैसे 0 पर हुआ, तो ईसा मसीह के जन्म से जो कैलेंडर शुरू होगा उसे माना जाएगा ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो इसमें जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय होता है उसे कहा जाता है ईसवी, और जो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है उसे कहा जाता है ईसा पूर्व, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है ईसा पूर्व को BC, और जो ईसवी है इसे कहा जाता है AD।
और आजकल जो बीसी है इसको बीसीई कहा जाने लगा है, और जो एडी है इसे सीई कहा जाने लगा है। तो ये मोटा मोटा है कि ईसा मसीह के जन्म से जो कैलेंडर शुरू होगा उसे ग्रेगोरियन या जूलियन कैलेंडर कहते हैं। जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय होगा उसे ईसवी कहा जाएगा या एडी बोला जाएगा या सी बोला जाएगा। और ईसा मसीह के जन्म के जो पूर्व का समय है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है, या 60 में बीसी या बीसी कह सकते हैं। तो इस कैलेंडर में ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को बीसी कहा जाता है। बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो मतलब क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह, ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय होगा उसे कहा जाएगा बीसी या बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। इसे आजकल बीसीई बिफोर कॉमन एरा भी कहा जाता है। तो ईसा मसीह के जो जन्म के पूर्व का समय होगा उसे बीसी कहा जाएगा। आजकल इसे बीसी भी कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा, और इसको हिंदी में कहा जाता है ईसा पूर्व। तो और इस कैलेंडर में ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को एडी एनो डोमिनी कहा जाता है। जिसे आजकल सी कॉमन एरा भी कहा जाता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है? ग्रेगोरियन या जूलियन कैलेंडर, या कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से शुरू होगा। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तब से कैलेंडर शुरू माना जाता है। तो इसमें जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है, जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है उसे ईसवी कहा जाता है। तो क्या है इस कैलेंडर में ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय जो है वो बीसी कहा जाएगा। आजकल इसे बीसी भी कहा जाता है, बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा। इस कैलेंडर में जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय होता है उसे एडी कहा जाता है, एडी मतलब एनो डोमिनी। आजकल इसे सी कॉमन एरा भी कहा जाता है। इस तरह से ये पूरे कैलेंडर है, यह संवाद है जिसे हमने पूरा कर दिया है। 2 टॉपिक है और इस तरह से हमारा पहला चैप्टर पूरा होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।